सभी को मेरा नमस्कार। डॉक्टर रितेश, मेरी वॉइस बिल्कुल ठीक आ रही है? हेलो डॉक्टर रितेश। हेलो डॉक्टर रितेश। सभी को मेरा नमस्कार। आज विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और प्रत्येक शुक्रवार की तरह आज भी हम एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं, आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ द रीनल सिस्ट। आज के हमारे स्पीकर है डॉक्टर रितेश, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शरीर, NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, पंचकुला, हरियाणा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अभी वर्तमान समय में आप कार्य कर रहे हैं। आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट नाड़ी परीक्षा ट्रेनिंग फ्रॉम द श्री वेलबींग सेंटर बेंगलुरु से आपने मई 2023 में पूरी करी। आयुर्वेद वाचस्पति मानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन आयुर्वेदा, क्रिया शरीर में 2019 से 2022 चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान न्यू दिल्ली से आपने पूरा किया हुआ है और आयुर्वेदा की डिग्री आपने 2022 से 2018 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान न्यू दिल्ली से आपने पूर्ण की हुई है। वर्क एक्सपीरियंस आपका है भगवंत आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में आपने 1 साल के करीब आपका वहाँ टीचिंग एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद आपका पंचकुला हरियाणा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में आप अभी वर्तमान समय में जनवरी 2024 से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आपके पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित है और आपकी एक पुस्तक भी प्रकाशित है, ओबेसिटी एंड ऑटोनॉमिक फंक्शंस। तो मुझे तो टॉपिक का नाम देख के ही ऐसा लग रहा था कि ये पढ़नी चाहिए और बहुत सारा मुझे लगता है कि हम जब ओबेसिटी को समझेंगे तो कहीं ना कहीं सातों सात धातुओं को मेद धातु के साथ ही समझने में एक बहुत अच्छा आयाम खुल जाएगा। तो आज के व्याख्यान के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रितेश। यस मैम। हाँ जी, धन्यवाद बेटा, वेलकम एंड आप ओवर टू यू एंड आप अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। ओके, गुड इवनिंग मैम, थैंक यू सो मच इतना अच्छा मेरे बारे में एक्सप्लेन करने के लिए एंड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एंड विद दिस आई एम स्टार्टिंग माय प्रेजेंटेशन, जिसके लिए मैंने टॉपिक चुना क्योंकि हमारा प्रेफरेंस है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे शेयर करें। तो इसके लिए मैंने टॉपिक चुना है आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ रीनल सिस्ट। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई बेसिकली इस क्लास में, इस प्रेजेंटेशन में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली रीनल सिस्ट जो है वो होता क्या है, उसके क्या कारण रहेंगे, कॉमनली उनके सिम्टम्स क्या रहते हैं, कैसे उसका डायग्नोसिस होता है और उसमें हम क्या आयुर्वेदिक मैनेजमेंट हम उसमें करते हैं मेनली। तो सबसे पहले व्हाट इज रीनल सिस्ट। तो रीनल सिस्ट आर एनकैप्सुलेटेड सेमी सॉलिड और लिक्विड फ्लूइड कॉमनली आइडेंटिफाइंग ड्यूरिंग एन एब्डोमिनल स्कैन। क्योंकि रीनल सिस्ट जो है वो बहुत कॉमनली बहुत सारे सिम्टम्स के साथ में प्रेजेंट नहीं करता है। कभी पेशेंट अल्ट्रासाउंड के लिए गया है या फिर कोई ऐसा उसका रेडियो इमेजिंग हो रहा है जिसके दौरान ये एनकाउंटर करता है और पता चलता है कि भाई पेशेंट को जो है वो रीनल सिस्ट है। एज सच कोई प्रेजेंटेशन या बहुत मींस पेक्यूलियर फीचर्स और सिम्टम्स जो है वो रीनल सिस्ट के देखने को नहीं मिलते हैं। तो रीनल सिस्ट जो है वो या तो सेमी सॉलिड हो सकती है या फिर वो एक फ्लूइड फिल्ड कोई वो सब्सटेंस हो सकता है जो कि हम जनरली एब्डोमिनल स्कैन के दौरान आइडेंटिफाई करते हैं।
और ये बहुत ही कॉमन है लाइक जनरल पॉपुलेशन में। और डिटेक्ट कब होता है, या कोई सीटी स्कैन के दौरान, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड या फिर एमआरआई पेशेंट जब जाता है, तो उन सब कंडीशंस में या उन इमेजिंग डायग्नोस्टिक टूल में जनरली रीनल सिस्ट जो है वो आइडेंटिफाई होता है। और वो दिखता कैसा है कि रीनल सिस्ट जो है वो एक उसका वेल डिफाइंड बॉर्डर रहता है, और ये जनरली इसका होमोजीनियस एनीकोइक कंटेंट रहता है, जो कि एक पोस्टीरियर एनहांसमेंट देता है, जिसकी वजह से ये इजीली ड्यूरिंग अ स्कैन जो है वो डिटेक्ट हो पाता है। तो और इसका जब हम प्रेवलेंस की बात करें तो प्रेवलेंस रीनल सिस्ट का जो है वो मेल में ज्यादा देखा जाता है एज कंपेयर टू फीमेल्स। तो एक स्टडी हुआ, ये पब्लिश हुआ था, जिसमें कि उन्होंने देखा कि जो रीनल सिस्ट का प्रेवलेंस है वो मेल पॉपुलेशन में 34% है, और फीमेल में जो है वो 21% है। और यंगेस्ट एज ग्रुप में अगर हम बात करें 20 to 29 ईयर्स की एज में, तो ये जो प्रिवेलेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 14% है। और ओल्डेस्ट एज में अगर हम जाते हैं तो ये 55% जो है वो मेंस के केस में है, और 43% जो है ये फीमेल के केसेस में है। ये ओवरऑल मतलब रीनल सिस्ट का प्रिवेलेंस की हम बात करें तो ये उसको हमें शो कर रहा है, जो कि एक पबमेड में पब्लिश आर्टिकल था, ये वहां से हमें मिला है ये डेटा। तो रीनल सिस्ट की जब हम बात करते हैं तो जनरली हमें दो तरीके से रीनल सिस्ट का प्रेजेंटेशन मिलता है, वन इज सिंपल एंड अनदर इज कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो होता है वो लाइक मोस्ट कॉमन टाइप होता है, और जनरली हार्मलेस रहता है और एसिम्प्टोमेटिक रहता है, क्योंकि ये लाइक बहुत ज्यादा इसका ऐसा कोई भी प्रोस्पेक्टिव स्टडी अभी तक इतना ज्यादा नहीं मिला है जिसमें कि रीनल सिस्ट का एक लॉन्ग टर्म फॉलोअप अवेलेबल हो कि भाई कितना % ऑफ रीनल सिस्ट जो है वो कार्सिनोमेटस कंडीशन में या मेटास्टैटिक कंडीशन में वो लैंड करता है। ऐसा डेटा बहुत ही ज्यादा हमारे पास अवेलेबल नहीं है अभी तक। तो सिंपल जो है वो मोस्ट कॉमनली मिलता है और हार्मलेस रहता है, और बहुत ज्यादा सिम्टम इसको देखने को हमें नहीं मिलते हैं। वहीं जब हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो ये इरेगुलर शेप का रहता है, थिक वॉल्स रहते हैं इसके, और ये या तो कोई और भी स्ट्रक्चर अपने साथ में एम्बेड करके रखता है। जरूरी नहीं है कि भाई ये सेमी सॉलिड ही हो या वाटर फिल्ड ही हो, इसके अलावा और भी कोई स्ट्रक्चर जो है वो इसमें रह सकता है। और इसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये जो है वो अगर हम इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं तो ये इसका कैंसरस उसमें ट्रांसफॉर्म होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं एज कंपेयर टू सिंपल क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक भी रहता है तो वो कभी कभी पेशेंट को शायद नहीं भी पता चलता। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो क्योंकि इसका शेप भी इरेगुलर है और इसका जो स्ट्रक्चर जो है वो फ्लूइड और इसके अलावा कोई और भी स्ट्रक्चर इसमें है रह सकता है, और इसका जो कैंसरस जो है उसमें कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स रीनल सिस्ट की हम बात करें तो उसको एक क्लोज मॉनिटरिंग और एक लाइक हम ये कह सकते हैं कि एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की उसको नीड रहती है। तो और जनरली मीन्स बहुत रेयरली ऐसा होता है कि सिंपल रीनल सिस्ट आर कॉम्प्लिकेटेड विद हैमरेज, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और इस्चीमिया। In these cases, there is a host repetitive response that include inflammatory cells, granulation tissue, and neovascularity. As a result of this response, the complicated cyst may demonstrate calcification, hemorrhage, septation, wall thickening, or nodularity at gross inspection. क्योंकि जब हम क्योंकि सिंपल जो रीनल सिस्ट है वो लाइक जनरली एनकाउंटर नहीं होता है, तो उसके कभी कभी ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि भाई वो कोई इन्फेक्शन या हैमरेज या कोई इस्चीमिया होने की वजह से जो है वो कोई ग्रैनुलेशन में कन्वर्ट हो जाए।
और अगर मान लो इस्चीमिया होता है तो वहां नियोवास्कुलरिटी रहेगी, तो इसकी वजह से वहां पे जो है कैल्सिफिकेशन डेवलप हो सकता है, या कोई और इन्फेक्शन, या वहां का जो थिकनिंग है वो इंक्रीज हो सकता है जब हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं। लेकिन ऐसा जो है वो बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है, क्योंकि सिंपल जो रीनल सिस्ट हैं वो जनरली सिम्टम लेस रहती हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत ही कम सिम्टम्स के साथ में प्रेजेंट करती हैं। तो ये बहुत ही रेयरली हमें ऐसा देखने को मिलता है। तो और हम सिंपल रीनल सिस्ट की अगर हम बात करें या सिम्टम्स की बात करें रीनल सिस्ट में, तो कॉमनली जो रहता है वो डल और एकिंग पेन रहता है इसमें, कि बहुत ही ऐसा स्पेसिफिक कोई फीचर नहीं होता जनरली जहाँ पे हमारा किडनी लोकेटेड है। जैसे हम बात करें तो जनरली पोस्टीरियरली जो है वो किडनीज प्रेजेंट होती हैं, तो वहां पे पेशेंट जो है वो डल पेन के साथ में प्रेजेंट कर सकता है। अगर मान लो एक किडनी में है तो पेन जो है वो यूनिलेटरल रहेगा, और अगर दोनों किडनी में सिस्ट है तो हो सकता है वो बायलेटरल भी हो, या फिर फ्लैंक पेन के साथ में भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। इसमें भी सेम कंडीशन रहेगा, वो एक साइड में भी हो सकता है और लोअर बैक या फिर बोथ साइड में भी रहेगा अगर इफ बोथ किडनीज हैव सिस्ट। बट इट डिपेंड्स कि जो रीनल सिस्ट है वो एक किडनी में है या फिर वो दोनों किडनीज में है। अगर दोनों में है तो इट इज ऑब्वियस कि जो पेन के साथ में प्रेजेंटेशन है वो पेशेंट जनरलाइज्ड लोअर बैक एक और फ्लैंक पेन का प्रेजेंटेशन देगा। और या फिर पेन जो है वो किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, अगर सिस्ट जो है उसमें कोई और एडिशनल इन्फेक्शन हो गया है, या फिर मान लो वहां पे हैमरेज हो गया है, या सिस्ट जो है कभी कभी रप्चर हो जाता है। और मान लो रप्चर होता है तो उस केस में जो पेन रहता है वो सडन रहेगा पेशेंट को और शार्प पेन होगा, वो अनबियरेबल पेन की कैटेगरी में हम उसको रख सकते हैं कि भाई अगर मान लो सिस्ट जो है वो रप्चर हो जाता है बाय एनी चांस, तो पेशेंट जो है वो एक इमरजेंसी कंडीशन या फिर शार्प पेन को लेके प्रेजेंट करता है। या फिर सिस्ट का जो साइज है वो बहुत बड़ा है, या फिर उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो इतना बड़ा है कि भाई वो किडनी फंक्शंस को हैम्पर कर रहा है, तो उस कंडीशन में हाई ब्लड प्रेशर भी उसका एक सिम्टम हो सकता है, या फिर किडनी फंक्शन इम्पेयरमेंट भी हो सकता है, और या हिमेचुरिया भी हो सकता है पेशेंट को, और यूटीआई के साथ में भी प्रेजेंट कर सकता है, और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का भी कंप्लेन पेशेंट दे सकता है। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं जो रीनल सिस्ट के पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि डल पेन हो गया, फ्लैंक पेन हो गया, शार्प पेन हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, किडनी फंक्शन इम्पेयरमेंट, हिमेचुरिया, यूटीआई और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ये सब पेशेंट्स में जनरली हमें रीनल सिस्ट के पेशेंट में देखने को मिलता है। और जब हम आयुर्वेद की बात करें तो हम इसके पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, तो कोई भी सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको हम आयुर्वेदा में ग्रंथि से कंपेयर करके या ग्रंथि के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे हम उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, या उसका जो पैथोजेनेसिस है हम ऐसा समझते हैं कि भाई उसका जो पैथोजेनेसिस है वो ग्रंथि के जैसा ही रहा होगा, और उसका ट्रीटमेंट भी हम उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो in Ayurveda, renal cyst can be compared with Granthi, which occur due to accumulation of morbid doshas in body tissues. क्योंकि जब हम ग्रंथि की बात करें तो वो क्या है कि एक एक्यूमुलेशन है, जो दोष और दूष्य जो है वो मिलके एक जगह पे जाके इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने एक ग्रंथि जैसा स्ट्रक्चर बना लिया है, जिसको कि हम मॉडर्न टर्म में अगर हम इंटरप्रेट करें तो वो सिस्ट जैसा स्ट्रक्चर वहां पे बन गया है, तो उसको हम ग्रंथि से कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम सुश्रुत निदान में जो पैथोजेनेसिस बताया गया है ग्रंथि निदान अध्याय में, उसमें बोला कि व्हेन एग्रेवेटेड 3 दोषास
में जो कि मेद, मांस और रक्त को दुष्य बना के एक नोटी और मीन्स एक गांठ के जैसा स्ट्रक्चर और एक हार्ड स्वेलिंग के जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको उन्होंने ग्रंथि की संज्ञा दी है। उसके उसके लिए उन्होंने क्या बोला, वातादयोः मांसमस्रश्च दुष्टाः संदुश्च मेदश्च कफानुविद्धम् वृत्तोन्नतं विग्रथितं तु शोफः कुर्वन्त्यो ग्रंथिरिति प्रतिष्ठित है। यानी कि जब मांस और वात आदि दोष मांस और रक्त के साथ मिलके मेद को दुष्य बना के और कफ डोमिनेटिंग रहते हैं, तो ये सब मिलके जो है वृत्त उन्नत यानी एक राउंड स्ट्रक्चर जो कि उभरा हुआ सा रहता है, ग्रथित यानी कलेक्टेड है, एक गांठ नॉट के जैसा स्ट्रक्चर है, ऐसा जब जो शोफ है उसको आचार्य सुश्रुत ने ग्रंथि की संज्ञा दी है। और ये ऐसा उन्होंने बताया है सुश्रुत निदान 11 चैप्टर में। अब हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शेड्यूल की बात करें या आयुर्वेदा मैनेजमेंट की बात करें कि हम मेनली आयुर्वेदा में जो ग्रंथि है उसको कैसे उसका ट्रीटमेंट शेड्यूल होना चाहिए या हम किन प्रिंसिपल पे ट्रीटमेंट हमें प्लान करना चाहिए। तो अगर हम ग्रंथि का जो ट्रीटमेंट है उसकी बात करें तो मेनली क्या है कि वो उसमें संप्राप्ति विघटन का अपना एक रोल है, क्योंकि जब तक ये जो संप्राप्ति चल रही है कि जो कफ डोमिनेटिंग जो त्रिदोषाज हैं वो मेद को दुष्य बना के ग्रंथि जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जब तक ये जो पैथोजेनेसिस है, जब तक ये संप्राप्ति है, हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे तब तक हमें ग्रंथि या सिस्ट जैसे कंडीशन में सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमें जो ऑप्ट करना चाहिए ऐसे कंडीशन में, दैट शुड बी संप्राप्ति विघटन। तो और क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने बोला ही है कि भाई कोई भी जो ग्रंथि है उसमें जो डोमिनेटिंग दोषाज रहते हैं वो वात और कफ डोमिनेटिंग त्रिदोषज व्याधि होती है वो एक तरीके से। तो मेनली उसमें जो मेडिसिन हैं वो हमें कैसी चूज करनी चाहिए, वात कफ हर मेडिसिन का उसमें अपना रोल है, हमें वात और कफ हर मेडिकेशंस का हमें यूज करना चाहिए उस केसेस में, ताकि हम एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट उसमें कर पाए। तो इस सब के साथ ही आई एम प्रेजेंटिंग ए केस ऑफ रीनल सिस्ट which was successfully treated on the basis of Ayurvedic management of Granthi. तो ये केस स्टडी है एक 60-year-old मैरिड नॉन स्मोकिंग नॉन अल्कोहलिक फीमेल पेशेंट की, जिन्होंने प्रेजेंट किया था विद अ कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल पेन, बर्निंग मिक्चुरेशन एंड बर्निंग इन द एपिगेस्ट्रिक रीजन। ये सब सिम्टम्स के साथ में पेशेंट हमारे पास आया था। एक 60-year-old फीमेल थी ये, और ये उनके अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स हैं जिसमें कि उसमें रीनल सिस्ट था 15 mm into 16 mm का इन द लोअर कैलिक्स ऑफ लेफ्ट किडनी, और एक कैलकुलस भी था 2.3 mm का इन द मिडल कैलिक्स विद अपर यूरेट्रोनेफ्रोसिस, और उसके साथ में ग्रेड 1 फैटी लिवर भी था, और गॉल ब्लैडर भी डिस्टेंडेड एंड शोइंग मल्टीपल हाइपर इकोजेनिक फोकाई विद अकाउस्टिक शेडोइंग सजेस्टिव ऑफ कैलकुलस, जिसमें कि जो गॉल ब्लैडर स्टोन का लार्जेस्ट जो साइज था वो 13 mm का था, और राइट किडनी जो है वो नॉर्मल थी साइज में और विदाउट एनी सिस्ट थी। बट उन्होंने पेशेंट ने जो है वो किसी मॉडर्न हॉस्पिटल में दिखाया था, तो वहां पे उनको बोला गया कि भाई आप जो है इनके लिए सर्जिकल इंटरवेंशन ले लीजिए, क्योंकि सिस्ट का साइज जो है वो 15 mm का है। तो बट पेशेंट जो है वो सर्जरी नहीं कराना चाहती थी, तो इसलिए हमारे पास आई थी ट्रीटमेंट के लिए। तो इसमें जो पेशेंट का ट्रीटमेंट था वो अराउंड 6 मंथ तक चला था, और जिन बेसिस पे हमने पेशेंट को एसेस किया वो USG फाइंडिंग थे,
उसमें मेनली जो है वो हमने ओरल आयुर्वेदा मेडिकेशन का ही यूज किया था। उसमें कुछ मेडिसिन हमने विड्रॉ किए ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, कुछ हमने ऐड किए। ये सब जो है टाइमलाइन ऑफ केस में सब मेंशन किया हुआ है। तो दिस केस वाज ट्रीटेड एज पर द मैनेजमेंट ऑफ ग्रंथि रोगा। इसमें मेनली जो हमारे ड्रग ऑफ चॉइस थे वो चंद्र प्रभावटी, कांचनार गुगुल, लवण भास्कर चूर्ण, समशमनीवटी, कुमार यासव एंड गोक्षुरादि गुगुल। ये मेन हमारा ड्रग ऑफ चॉइस था जो कि हमने पेशेंट में यूज किया था इस ट्रीटमेंट के दौरान। आई थिंक ये स्लाइड रिपीट है। ये टाइमलाइन है पेशेंट का। पेशेंट फर्स्ट टाइम हमारे पास आया था 14 जुलाई को। द फॉलोइंग आयुर्वेदिक मेडिकेशन वाज एडवाइज्ड अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले उसको जो है वो चंद्र प्रभावटी और कांचनार गुगुल ही दिया गया था, 2 टैबलेट ट्वाइस अ डे। फिर उसके बाद पेशेंट आया रेगुलर फॉलोअप के लिए 16 अगस्त को, जिसमें कि लवण भास्कर चूर्ण उसमें ऐड किया गया। हो सकता है पेशेंट को कुछ इनडाइजेशन या ऐसा कुछ कंप्लेन रहा होगा, तो इसके लिए पेशेंट को लवण भास्कर चूर्ण ऐड किया गया था। फिर उसके बाद पेशेंट आया था 6 सितंबर को, और उस टाइम पे सेम मेडिसिन को ही कंटिन्यू किया गया था। फिर उसके बाद पेशेंट आया 4 अक्टूबर को। उस टाइम पे patient might be having some inflammatory reaction or something like that। उसके मैनेजमेंट के लिए समशमनीवटी 2 टैबलेट ट्वाइस अ डे विद along with above medication ये उसमें ऐड किया गया। फिर उसके बाद 11 नवंबर को जब पेशेंट आया रेगुलर फॉलोअप के लिए, तो सेम मेडिसिन कंटिन्यू की गई, जिसमें कि समशमनीवटी, गोक्षुरा, उन मेडिसिन के साथ में कुमारियासव और गोक्षुरादि गुगुल भी ऐड किया गया। तो टोटल जो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस था इस ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट वो रहा चंद्र प्रभावटी, कांचनार गुगुल, लवण भास्कर चूर्ण, समशमनीवटी, कुमार यासव एंड गोक्षुरादि गुगुल। फिर उसके बाद जब पेशेंट 21 नवंबर को हमारे पास आया, तो सेम मेडिसिन रिपीट किए गए 7 डेज के लिए, और पेशेंट वाज एडवाइज्ड फॉर एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी। तो 27 को दिसंबर को पेशेंट ने अल्ट्रासाउंड कराया, जिसमें उनके फाइंडिंग थे कि दोनों किडनीज उनके नॉर्मल थे साइज, शेप और इको टेक्सचर में। कोई भी मास या कैलकुलस वहां पे नहीं देखा गया था। हाइड्रोनेफ्रोसिस भी वहां पे नहीं था। लिवर वाज आल्सो नॉर्मल इन साइज विद नॉर्मल इको टेक्सचर। हाँ, गॉल ब्लैडर स्टोन वाज स्टिल देयर, और जिसका जो साइज था वो 14 mm था। तो दिस वाज लाइक ओवरऑल टाइमलाइन ऑफ द केस, जो कि एक पूरा कोर्स है अराउंड 6 मंथ का, फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर, जिसमें कि हमने ये सब मेडिसिन को यूज करके पेशेंट का जो रीनल सिस्ट था या फैटी लीवर था वो सब पेशेंट का ठीक हुआ इस ड्यूरेशन में। ये उनके अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट हैं, जिसमें कि यहाँ पे हमें लिवर में ग्रेड 1 फैटी लिवर दिख रहा है, और यहाँ पे जो है कैलकुलस दिख रहा है बिफोर वाले अल्ट्रासाउंड में, और यहाँ पे सिस्ट है ये 15x6 mm की इन द लोअर कैलिक्स ऑफ लेफ्ट किडनी। और ये जो अल्ट्रासाउंड है ये पेशेंट का है 12 जुलाई का, और ये आफ्टर वाला है जो कि है 27 दिसंबर का, जिसमें कि कुछ गॉल ब्लैडर स्टोन के अलावा जो भी फाइंडिंग्स थे बिफोर वाले अल्ट्रासाउंड में वो सब यहाँ पे नहीं है। लिवर भी नॉर्मल इन साइज और इको टेक्सचर है। गॉल ब्लैडर स्टोन इज देयर मेजरिंग 14 mm, बट रीनल सिस्ट एंड हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस एंड जो कैलकुलस था 2.3 mm का, इट इज नॉट हेयर इन दिस आफ्टर
ultrasound, after treatment ultrasound. So this was a like successful treatment of renal cyst with these medications. तो अगर हम बात करें कि जो मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन इस टाइम पे क्या रहा होगा, या अगर हम थोड़ा सा थेरेप्यूटिक एक्शन मेडिसिन का जानने की कोशिश करें, तो चंद्र प्रभावती हमने क्यों यूज किया कि जनरली मूत्रगत विकारों में या किडनी स्टोन या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जब होता है तो चंद्र प्रभावती का उसमें बहुत ज्यादा रोल रहता है। और चंद्र प्रभावती क्योंकि एक डायूरेटिक के जैसे एक्शन करता है, तो इसीलिए हमने चंद्र प्रभावती को इस केस में यूज किया था। और कांचनार गुगुल का क्योंकि शोथर एक्शन रहता है, चाहे जितने भी हमारे ऐसा ग्रंथि जन्य जितने विकार रहते हैं, चाहे हाइपोथायरॉयडिज्म है या कोई और भी ऐसा कंडीशन रहता है जिसमें कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, तो उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, क्योंकि कांचनार का जो है वो मेनली लेखन एक्शन है और यहाँ पे हमें सिस्ट को डिसॉल्व करने के लिए और मेनली जो एक्शन चाहिए वो लेखन चाहिए था, तो इसीलिए हमने पेशेंट को जो है वो कांचनार गुगुल ऐड किया था, और जो कि जिसका कि अपना ही एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट है ग्रंथि को ट्रीट करने के लिए। So that is why I used कांचनार गुगुल here for this patient. और जनरली अगर हम बात करें तो लवण भास्कर चूर्ण में क्योंकि सारे लवण रहते हैं और कहीं ना कहीं वो विषंदन करते हैं, मतलब वो डिसॉल्व करने का एक्शन मेनली रहता है, तो इसीलिए हो सकता है पेशेंट ने इन बिटवीन हमें इनडाइजेशन या कुछ ब्लोटिंग जैसे कंडीशन को लेके प्रेजेंट किया हो, तो इसीलिए वी यूज्ड लवण भास्कर चूर्ण फॉर दिस पेशेंट। और समशमनीवटी क्योंकि वैसे मेनली हम समशमनीवटी यूज करते हैं फॉर लाइक फीवर, ज्वर जैसे कंडीशन में, चाहे वो किसी भी ओरिजिन का हो, क्योंकि समशमनीवटी का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो गुड़ुचि रहता है और जिसका कि एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन हमें देखने को मिलता है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन अचीव करने के लिए यहाँ पे पेशेंट को समशमनीवटी जो है वो एडवाइज किया गया था। और कुमारियासव was also given to the patient as aloe vera is the main ingredient of it. Kumariyasov has therapeutic use in Ashmari, Mutrakrich and Amlapikta. Vata Kapha is the main body humor involved in the pathogenesis of Granthi. So, इस एक्शन को अचीव करने के लिए पेशेंट को जो है वो 3 TSF with equal amount of water was advised to the patient. क्योंकि कुमारियासव का मूत्रगत विकारों में या अश्मरी जैसे कंडीशन में अपना एक रोल रहता है, क्योंकि उसका मेनली जो एक्शन है वो वात और कफहर है, तो इसी एक्शन को अचीव करने के लिए पेशेंट को जो है वो कुमारियासव एडवाइज किया गया था। गोक्षुरादि गुगुल की हम बात करें तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, यूज्ड फॉर मूत्रकृच, अश्मरी and disorders related to urinary tract. It was prescribed in a dose of 2 tablets twice a day with warm water. और इसीलिए क्योंकि गोक्षुरादि गुगुल जो है वो उसका डायूरेटिक एक्शन बहुत ज्यादा रहता है, बहुत अच्छा रहता है, तो इसके लिए गोक्षुरादि गुगुल पेशेंट को एडवाइज किया गया था। बट फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन इसके लिए इसमें क्योंकि हमें कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला था इस ट्रीटमेंट से, तो अपने हैंड से हमने जो है वो पेशेंट को गॉल ब्लैडर स्टोन ही
के लिए, सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए ही हमने एडवाइस किया था. सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड अबाउट द आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ रीनल सिस्ट. अगर किसी को कुछ क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आई एम अवेलेबल फॉर दैट. बहुत बहुत धन्यवाद मीता, आपने बहुत अच्छा समझाया और आपका जहाँ से शुरुआत हुई वो भी बहुत बढ़िया थी कि इनिशियली जो थ्योरी थ्योरी पोर्शन भी जो उठाना चाहिए वो भी आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया. और मैं समझती हूँ कि रीनल सिस्ट बहुत बार पीसीओडी के साथ भी पाई जाती है, तो वहाँ भी हमें ये बहुत ज़्यादा नॉलेज काम में आएगी और मैं समझती हूँ कि हम बहुत सारे लोगों को लाभान्वित कर पाएंगे. डॉक्टर उज्ज्वला, आपने हैंड रेज किया है, आप अपना अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर माइक म्यूट कीजिए. नमस्ते मैम. बहुत ही इजी मतलब आपने अच्छे से सिखाया. संप्राप्ति, चिकित्सा विचार, कल्प कैसे यूज किए. तो मुझे एक प्रश्न था जो संशमनी वटी यूज किया मैडम. तो एक दूध पापेश्वर का संशमनी आता है जिसमें कि भस्म भी रहते हैं, लोह भस्म और प्रवाल. तो आपने सिर्फ प्लेन गुड़ूची वाला यूज किया था या जिसमें भस्म है वो यूज किया था? इसमें जो है ये क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट आया था तो जनरली IMPCL वाले में जो है वो गुडुची ही रहता है, तो ये सिर्फ गुडुची जिसमें रहता है ये वो वाला संशमनिवटी यूज किया था उस पेशेंट ने. ओके, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उज्ज्वला. एनी अदर क्वेश्चन? एक किसी ने हाइपरटेंशन में क्या हम लवण भास्कर दे पाएंगे, डॉक्टर नूर पूछ रहे हैं. नहीं मैम, जनरली हाइपरटेंसिव पेशेंट में लवण भास्कर या इस तरीके के जो मेडिसिन रहते हैं जिनमें सॉल्ट मीन्स ज्यादा ही रहता है तो हम कॉमनली तो अवॉइड ही करते हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट में ऐसे मेडिसिन यूज करने के लिए. बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि हमें पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य में जहाँ जहाँ जो भाव हमें जहाँ समझ में आते हैं उसके अनुसार भी हमें वाटर ब्लॉक का भी कॉम्बिनेशन बनाए और उसके साथ इसका भी बनाए. यस मैम, यस मैम. डॉक्टर अनीता कौशिक, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मैम, मैं पता करना चाहती थी कि कितना बड़ा साइज हो जिसमें हम सोचें कि अच्छा अब हम इसको सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए भेज सकते हैं, और या फिर जैसे आपने कॉम्प्लेक्स सिस्ट के लिए बोला उसमें भी अगर साइज बढ़ता जा रहा है तो हम कितने mm तक का सिस्ट के लिए ऐसा सोचेंगे कि भाई अब हमें इसको छोड़ देना चाहिए. इसमें क्योंकि इसमें फर्स्ट हमें पॉजिटिव पॉइंट ये मिला था कि पेशेंट खुद से विलिंग नहीं था कि मुझे सर्जिकल इंटरवेंशन कराना है इसमें. तो और हमने ट्रीटमेंट शुरू किया और अलोंग 4-5 मंथ का जब हम ऐसे कंडीशन में एक ट्रीटमेंट देते हैं तो आई थिंक उस टाइम तक कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट अगर हमें दिखना होता है तो जनरली वी यूज टू गेट कि हाँ भाई इस केस में हमें जो है वो इम्प्रूवमेंट मिल रहा है या इतना इम्प्रूवमेंट हमें मिला है जिसके बेसिस पे हम आई थिंक प्लान कर सकते हैं. हाँ, अगर बहुत ही ज्यादा बड़ा सिस्ट का साइज है और आपको खुद को उसका USG फाइंडिंग या कोई भी इमेजिंग फाइंडिंग देख के ऐसा लग रहा है कि हमें इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन ही ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा तो आई थिंक ये जजमेंट डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है कहीं ना कहीं. तो आई थिंक उसमें डॉक्टर डिसीजन ऑल्सो मैटर कि भाई हम इतना टाइम पेशेंट को ट्रीट करके देख लेते हैं, अगर इस टाइम तक नहीं आता है तो देन वी विल एडवाइज टू द पेशेंट कि भाई आप जो है वो सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए जा सकते हैं. दिस इज माय ओपिनियन इन दैट. अच्छा, मैम अगर इफ इट इज 10 mm तो अब हमें क्या करना चाहिए कि स्टार्ट कर दें, अपने उसको स्टार्ट करें भी या सोचें कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा. इसमें पेशेंट का जो सिस्ट का साइज था वो आई थिंक 15 mm था, इसमें 15 into 16 mm. तो हमें 6 मंथ का ट्रीटमेंट करने के बाद में उसका कैलकुलस भी नहीं मिला, उसका फैटी लिवर भी जो grade 1 था
वो ठीक हो गया, और जो रीनल सिस्ट था वो भी नॉर्मल, वो भी नहीं था लाइक इसमें कराया था। तो इस केस में आई थिंक हम सोच सकते हैं अगर 10 mm का साइज है तो। ओके मैम, थैंक यू। और ये भी बिल्कुल सही बात है। मुझे भी केस याद आ रहा था कि जब मेरी यहाँ 2010 में जयपुर में सिलेक्शन हुई, तब किसी स्कॉलर का रीनल कैलकुलेटेड था, और उसने मुझे कहा था कि मैम पेशेंट हो तो दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है बेटा। और बहुत सारे बच्चे अच्छी तरीके से, बहुत सारे टीचर्स को मिल के और मैसेज डाल के, हाँ और ओपीडी में कुछ एक मैसेज चिपका के बहुत अच्छी तरीके से बच्चे अपना डिजर्टेशन पूरा करते हैं। तो बड़ा बहुत खुशी भी होती है कि एक एक पेशेंट के लिए बच्चा इधर से उधर भाग रहा है। तो ऐसे ही कोई पेशेंट्स मेरे पास आ गए, मैंने उनको कहा, तो उसने कहा मैडम ये एक्सक्लूजन में है। तो मैंने कहा कैसे बेटा? तो कहते ये इतने mm की, अब मुझे mm नहीं याद है थोड़ा सा, कि इतने mm की नहीं, ये जितनी mm की मैंने थीसिस में सिनॉप्सिस में लिखी है उससे थोड़ी बड़ी है। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर उसके डिसर्टेशन में तो एक्सक्लूजन में आ गई, और फिर उसने पेशेंट ने मुझे कहा कि नहीं मैडम मैं तो आयुर्वेद ही लेना चाहती हूँ। फीमेल थी, गायनी में ऑब्वियस अपने पास फीमेल ही रहती है। तो पेशेंट ने कहा उसके ऊपर से, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा रितेश जी ने, कि भी हाँ पेशेंट टू पेशेंट थोड़े वैरी करते हैं, और पेशेंट ने कहा कि नहीं नहीं, कुछ और करने से पहले मैं आयुर्वेद का काढ़ा वगैरह लेना चाहती हूँ, और मैंने ऐसा सुना है कि इससे बहुत अच्छी तरीके से पथरी निकल जाती है। और हमने लिखा सिंपल से ही है ना, तुम पंचमूल नवाष्टक, उसमें गोक्षुर भी 5 ग्राम मिला दिया, अच्छे से गन्ने का रस वगैरह पिलाया, है ना, नारियल के पानी, मूत्रल चीज़ों के ऊपर हमने एम्फेसिस किया। और वो लगभग 15 दिन में पहले तो टूट के 3 पार्ट हो गए उसके, और फिर वो तीनों निकल गए, फ्लश आउट हो गई, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमें पेशेंट के परिप्रेक्ष्य में, और पेशेंट की, जैसे पेशेंट ही मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं लेनी है दवाई, है ना, तो भी हमें वहाँ थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और हम इस तरीके से उसमें आगे प्रोसीड कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल सही कह रहे डॉक्टर साहब। और नेक्स्ट डॉक्टर नूर, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम मैं ये जानना चाह रहा था, क्या कार्डियक पेशेंट को सेंधा नमक का यूज दे सकते हैं? क्या इसका अपने पास कोई रिसर्च है कि ये सेफ होता है सेंधा नमक या काला नमक? नमक को लेके आजकल पेशेंट खुद कंफ्यूजन में है एक्चुअली। जब वो एलोपैथी डॉक्टर के पास बोलते हैं कि हम सेंधा नमक खा रहे हैं, तो डॉक्टर बोलता है अरे नहीं नहीं, आपको आयोडीन कहाँ से मिलेगा। तो और जब वो हमारे पास आते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि नहीं, सेंधा नमक जो है वो बहुत अच्छा, आप सेंधा नमक खाइए। तो आई थिंक पेशेंट जब हमारे पास आता है उसको अच्छे से एग्जामिन करके, उसको एग्जैक्टली किस चीज की नीड है। अगर उस कोई मान लो कार्डियक पेशेंट तो है, लेकिन साथ में उसको कुछ ना कुछ थायराइड डिसफंक्शन भी है, तो हमें उस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए कि भाई ऑब्वियसली अगर पेशेंट को जो है वो थायराइड डिसफंक्शन है, तो हम उसको प्लेन सेंधा नमक पे नहीं रख सकते। तो आई थिंक पेशेंट की कंडीशन को जज करके, पेशेंट को एग्जैक्टली क्या रिक्वायर्ड है डॉक्टर साहब, तो उसी टाइम पे ही हमें ये डिसीजन लेना चाहिए कि भाई पेशेंट को जो है वो सेंधा नमक ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर उसको एक आयोडाइज्ड सॉल्ट की जरूरत है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि भाई सिर्फ कार्डियक पेशेंट है लेकिन उसको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली वी कैन चूज फॉर सेंधा नमक। लेकिन उसको कार्डियक प्रॉब्लम के साथ में कोई और भी सिस्टमेटिक कोई ऐसा कंडीशन है जिसमें उसको जरूरत है, तो इसको रूल आउट करके देन यू कैन चूज कि भाई हमें पेशेंट को एग्जैक्टली क्या सॉल्ट एडवाइस करना चाहिए। नहीं, इसमें मैडम जैसा है कि नमक का जो जनरली वो अवॉइड करते हैं, वो कारण है उसका रिटेंशन ऑफ यूरिन, सॉरी रिटेंशन ऑफ वाटर इन द बॉडी। यस यस। तो ये कार्डियक पेशेंट के लिए हो सकता है, लेकिन अगर हम मान लीजिए बच्चे को दें, 12 साल 14 साल के बच्चों को अगर सेंधा नमक डेली यूज में दे आते हैं, तो ये तो नहीं होगा उनके साथ। लेकिन क्या आयोडीन मिल पाएगा? क्या ऐसा है क्या सेंधा नमक और काला नमक में आयोडीन की मात्रा नहीं होती है?
ऐसा वो, क्योंकि इस चीज को लेके ना अभी बहुत डेटा अवेलेबल नहीं है कि भाई सेंधा नमक या काला नमक में एग्जैक्टली जो आयोडीन का जो कंटेंट है वो कितना रहता है। तो आई थिंक हम पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडवाइस करें तो वो ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। जी जी, ओके, थैंक यू मैम। जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी मैम, अगर रीनल सिस्ट के साथ साथ पेशेंट है कोई तो उसको लिवर सिस्ट भी साथ में है और पहले से लिवर सिस्ट की सर्जरी हो चुकी है 4 years बैक, आफ्टर दैट अगेन जो है उसको लिवर सिस्ट भी है और रीनल सिस्ट भी है, तो हम उसको क्या कंटिन्यू कर सकते हैं सेम ट्रीटमेंट के ऊपर या हमें उसमें कुछ और ऐड ऑन करना पड़ेगा लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए? मेरे पास पेशेंट है एक, उसका मैं विरेचन तो मैम कर चुकी हूँ और ये ट्रीटमेंट जो आपने अभी डिस्कस किया बताया है वो मैंने उसको स्टार्ट कर दिया है, पर क्या मुझे उसमें कुछ और भी साथ में स्टार्ट करने की जरूरत है? ओके देखो, इसमें जैसे हम बात करें, जब मैंने मैनेजमेंट को डिस्कस करना शुरू किया था तो वहीं पे हमने मेंशन किया था, क्योंकि रीनल सिस्ट का आयुर्वेद में ऐसा कहीं पे वर्णन नहीं है, लेकिन हमारा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जो मैनेजमेंट का जो फोकस है वो मेनली किस पे रहा, ग्रंथि पे रहा। और ग्रंथि में आचार्य सुश्रुत ने बोला कि भाई संप्राप्ति विघटन जो है, या ऐसे पेशेंट जिनको कि रिकरेंस रहता है, जैसे आप बोल रहे हो कि भाई पेशेंट को पहले भी जो है वो हिस्ट्री है, उन्होंने सर्जरी कराया है उसके लिए, तो इसका मतलब पेशेंट जो है वो निदान परिवर्जन नहीं कर रहा है, इसलिए उसको बार बार जो है वो ऐसे कंडीशन हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें डॉक्टर साहब निदान देखना चाहिए कि हमें पेशेंट में एग्जैक्टली किस निदान को कट कराने की जरूरत है, जिससे कि ये उसको रिकरेंस ना हो। और दूसरा, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि वो लिवर में है, तो आई थिंक इस मेडिसिन के साथ में आप कुछ ऐसा हिपेटो प्रोटेक्टिव ड्रग, चाहे उसमें आरोग्य वर्धिनी वटी है या फिर कुछ इस तरीके का मेडिसिन जो कि लिवर पे भी एक्शन करे, और इसके साथ में जैसे रीनल पे हम बात करते हैं तो उसमें मैम ने भी अभी मेंशन किया था कि मूत्र द्रव्य जो होते हैं जो उसको डिसॉल्व करके और डिटॉक्स भी करें यूरिन की फॉर्म में, तो आई थिंक दोनों का कॉम्बिनेशन हम यूज करें तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है हमारे लिए। जी जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। और डॉक्टर साहब, एक ये जो अभी डिस्कशन चल रहा था ना, सॉल्ट वाला जो डिस्कशन चल रहा था, तो मुझे थोड़ा सा उसमें कुछ कहना है जी। बताइए बताइए। जी जी जी, उसमें ज्ञान ऐसा धन है कि देने से बढ़ता जाएगा। तो मैं बहुत सारे पार्टिसिपेंट को हमेशा एनकरेज करती हूँ कि आप अपना जो क्लिनिकल अनुभव है कि हमने ऐसा किया और इस सिद्धांत से किया और किसी से जाना था, ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई परंपरागत, जैसे मैंने बहुत सारे वैद्य गुरुजनों के पास सीखा है जाके, है ना, तो ऐसे गुरुजी लिखते थे, मैंने भी लिख दिया, पेशेंट ठीक हो गया, है ना। इस तरीके से भी आप अपना ज्ञान को बांट सकते हैं और ये सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्लीज डॉक्टर साहब बताइए। हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर साहब, जैसे ये हमारा सॉल्ट आता है जो दूसरे वाला आयोडाइज्ड आता है, तो आयोडीन जो भी उसमें होता है, जिस तरह से हम नमक का यूज करते हैं वो सॉल्ट हम सब्जी में डालते हैं वैसे यूज करते हैं, तो उसमें जो आयोडीन की जितनी भी मात्रा है वो तो वैसे ही उस समय भाप बन के उड़ जाती है, वो वैसे ही रहता नहीं उसमें। तो पेशेंट्स को कहीं ना कहीं हम आयुर्वेद के डॉक्टर्स जो है काउंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काउंसलिंग का पार्ट बहुत बड़ा है कि पेशेंट को क्या खाना चाहिए। हमारा बेसिक जो चीज है वो तो यही है कि हमें पेशेंट ठीक करना है, और चाहे वो कार्डियक पेशेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो, आयुर्वेद के ज्ञान से हमें उसको ठीक करना है, उसको आरोग्य देना है। तो हम उसको एडवाइस कर सकते हैं कि जो आपका जो भी आप सैलेड ले रहे हैं, कुछ फ्रूट में आप ओवर कुछ ऊपर से डाल के खा रहे हैं, तभी आपको उसमें से आयोडीन मिलेगा। अदरवाइज तो आपने सब्जी में ऊपर से डाला नमक और मसाला बना के डाला, तो उसमें तो आयोडीन बचना ही नहीं है, क्योंकि आयोडीन तो सब जो है वो इवेपोरेट होके निकल जाता है, वो तो बचता ही नहीं जो भी हम दूसरा सॉल्ट लेते हैं। तो ऐसा करके हम एडवाइस कर सकते हैं और थोड़ा सा काउंसिल कर सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि नो डाउट वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, पर हमारा जो काउंसलिंग का पार्ट है आयुर्वेद
में जो लोग काम कर रहे हैं उनका बहुत बड़ा पार्ट है। मुझे लगता है कि पेशेंट की काउंसलिंग हम जब अच्छे से करते हैं तो पेशेंट हमारी जो बात है उसको एज इट इज फॉलो करता है, और अगर हमने काउंसलिंग छोड़ दिया और सिर्फ मेडिसिन को फोकस किया तो पेशेंट हमारी बात को एज इट इज फॉलो नहीं करेगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैम, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और जब पूरे भारतवर्ष में आयोडाइड नमक को कंपलसरी किया जा रहा था, तभी कुछ एनजीओस ने इसका विरोध किया था कि जिनका वेजिटेबल बिल्कुल इंटेक नहीं है, ऐसे भारत में कुछ एरिया 2 या 3 ही जगह पे चिन्हित किए गए थे कि वहीं ऐसा करने की जरूरत है, संपूर्ण भारत में आप ऐसा नहीं कर सकते। और उनकी बात भारत सरकार को और आदरणीय कोर्ट को सुननी पड़ी। उन्होंने सुनी, उनको सही पाया गया, और इसीलिए ये कंपलसरी अपने भारतवर्ष में नहीं हुआ, है ना। तो बहुत ज़्यादा उस विषय की गहनता मैं नहीं जानती हूँ, मगर जो अपने प्रसार माध्यम जैसे टीवी और न्यूज़पेपर से मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने वो आपको बताने की कोशिश की। और इसमें भी एक विशेष बात है कि हमेशा आयुर्वेद में लिखे हुए गुण धर्मों को समझकर अगर हम सेंधा नमक का प्रयोग जीवन भर भी करते हैं तो मुझे लगता है कि वो अच्छा ही रहता है। जैसे स्वयं हमारा अपना घर है ना, हम 32 ईयर से मैंने घर में सेंधा नमक ही यूज़ किया है। वो त्रिदोष शामक है इस प्रॉपर्टी में, और देयर आर सो मेनी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो सोडियम क्लोराइड के साथ उपस्थित रहकर उसकी गुणवत्ता को मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में बढ़ा देता है ना। तो कभी जी चलो मैं सेंधा नमक के ऊपर किसी गुरुजी को ढूंढती हूँ कि जो हमें बहुत सारा बताए और साथ में मॉडर्न रिसर्च भी बताए, तो अच्छा रहेगा, हमारा अच्छा ज्ञानवर्धन हो जाएगा। तो जी बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद मैम। डॉक्टर साहब। जी हम थैंक यू मैम। हाँ जी, धन्यवाद जी। और कोई क्वेश्चन अभी किसी के पास है तो पूछ सकते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन है तो बता। हाँ डॉक्टर सुधा जी, आप कुछ बताना चाह रहे हैं जी, बताइए। जी गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि एक पेशेंट था 50 इयर्स ओल्ड, उसकी दोनों किडनीज में रीनल स्टोन था, तो उसने ऑपरेट करवा लिया जिस किडनी में 22 mm का था, तो दूसरी किडनी में भी उसका 7 mm का है। तो अब जिस किडनी में जिस किडनी के स्टोन का उसने ऑपरेट करवाया उसमें फिर दोबारा फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो गई है। तो हम कैसे योग मतलब कौन सा ऐसा योग यूज करें कि जिससे उसको रेफरेंस मत नहीं हो, मतलब किडनी स्टोन के लिए। जी अभी जैसे डॉक्टर गीता ने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि पेशेंट को जो है वो रिकरेंस रह रहा था, तो मैंने उनको भी मेंशन किया कि सबसे पहले हमें इस चीज को रूल आउट करना चाहिए कि पेशेंट के केस में जो है वो निदान क्या है। अगर हम रीनल कैल्कुलाई के रिकरेंस की बात करें तो अगर हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, या तो हो सकता है कि भाई पेशेंट का सिटिंग वर्क बहुत ज्यादा है, या फिर पेशेंट का जो वाटर इनटेक है वो कम है, या फिर इस कोई और ऐसा कंडीशन हो सकता है कि भाई जिसकी वजह से पेशेंट, क्योंकि रीनल कैल्कुलाई के केस में कॉमनली क्या रहता है कि भाई पेशेंट का बॉडी का ऐसा टेंडेंसी है, वो टेंडेंसी क्यों बना कि पेशेंट का जो है वो निदान तो कभी चेंज होता नहीं है ना, वो कभी समझ ही नहीं पाता है कि भाई एग्जैक्टली उसकी बॉडी में जो है वो स्टोन फॉर्मेशन हो क्यों रहा है। उसी की वजह से वो ऑपरेट कराते रहता है, फिर पता चलता है 2-4 महीने के बाद में दोबारा से उसको रिकरेंस हो गया है। तो आई थिंक सबसे पहले निदान परिवर्जन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है इन ट्रीटिंग रीनल कैल्कुलाई। और फिर उसमें हम प्रोफाइलिक्सिस ट्रीटमेंट की जब हम बात करें तो हम पेशेंट को कुछ ऐसा एल्कलाइन जो है जिससे कि उसका जो स्टोन फॉर्मेशन है वो कम हो, ऐसी कुछ चीजें हम उसको एडवाइस कर सकते हैं कि जिससे कि पेशेंट को जो है वो रीनल कैल्कुलाई कम हो। सबसे पहले आई थिंक वी शुड फोकस ऑन निदान परिवर्जन। बेटा बिल्कुल सही बताया आपने। और जैसे मैं आपको एक गायनी के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहती हूँ कि मैं जब नई नई एमडी करके निकली थी, फिर पता है एवरी पीसीओडी का पेशेंट जब हमसे पहले ही जो दूसरों से नहीं ठीक हुआ वही आयुर्वेद में आता है ना।
यस और मैम। उसके ऊपर से फिर पेशेंट का, प्रकृति का, निदान का ये सारा अड़ियल रवैया कि नहीं ये तो मैं करती ही हूँ, इसके बिना तो मेरा चलेगा ही नहीं, यूँ तो रहेगा ही रहेगा, है ना। जी तो जी। उसकी पॉजिटिविटी से काउंसलिंग करनी, और उसके ऊपर से मीन्स ऐसा दिमाग खराब होता था ना कि यार कैसे करेंगे इसको। तो मेरा फॉर्मूला शायद आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, और या ऐसे आप अपना सोच समझ के इसको आगे उपयोग भी कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ इसमें, भाव प्रकाश निघंटु का एक बहुत अच्छा श्लोक है, लवणेन कफम हंति पितम हंति सशर्करा घृतेन वातजान रोगान सर्व रोगान गुणान्विता। हरित की पूरी दुनिया में औषध के रूप में पहली बार प्रिस्क्राइब की गई है ना। मैं अभी वेदों को छोड़ देती हूँ, अपने आयुर्वेद का पोर्शन अगर ले तो चरक संहिता इज द ओल्डेस्ट वन, और उसमें चिकित्सा स्थान में सबसे पहले आचार्य चरक का दिल किस पे आया, हरितकी पे आया, है ना। हरितकी सर्व आमय नाशिनी, यहाँ तक बता दिया उन्होंने। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा है। तो मैंने उस पेशेंट को, जैसे हम नहीं वाताद्रते योनि कि वायु के बिना तो कोई योनि रोग होता ही नहीं है, यानी पीसीओडी भी नहीं होता है, वैसे वात कफज है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इसी तरीके से हम उसका इवोल्यूशन करें तो मैंने घी गुड़ हरितकी जैसे चूरमा बनाते हैं इस तरीके से घी गुड़ हरितकी देना शुरू किया। तो मैंने हालांकि रीनल कैल्कुली में देके नहीं देखी, अपने पास इतने पेशेंट ही नहीं आते, मगर पीसीओडी में आपकी जो औषध जिस डोज में आपको लगता है कि मेरे से पहले भी 2 डॉक्टर्स ने यही दिया है और काम नहीं हुआ है, तो इसको सिंपल घी गुड़ हरितकी यानी 3 ग्राम हरितकी, उसमें जितना मिलके ऐसे थोड़ा सा रुक्षता चली जाए उतना घी डाले, और 3 ग्राम या 4 ग्राम जितना गुड़ डाल दीजिए अंदाजे से। तो ये मिक्सचर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है, आपके औषध की एफिकेसी उसी डोज में बढ़ा देगा, है ना। और नो डाउट डॉक्टर साहब ने जो कहा कि निदान परिवर्जन तो करना ही है, सुबह देर से उठना, नियमित रूप से दही खाना, अचार के बिना चलता ही नहीं है, अचार चटनी पापड़ रायता हमेशा चाहिए, है ना। रात का खाना दिन छुपने के बाद खाते हैं और बहुत ज्यादा भरपेट खाते हैं, खाने के बाद 100 कदम चलना। आपको पता है मॉडर्न साइंस ने भी उस पर रिसर्च कर ली कि उससे बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा रहता है। तो चहल कदमी 100 कदम की, कि आयुर्वेद ये कहता है कि खाने के बाद 100 कदम धीरे धीरे टहले, है ना। और मैंने अपने घर में बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे देखे, जब हमारी जब 1988-89 में बात होती थी तब, कि अच्छा ऐसा लिखा है चलो मैं तो गिन के 100 कदम चलूंगा, और उन्होंने अपनी आयु 90 ईयर्स तक सक्सेसफुली मोबिलिटी के साथ कंप्लीट की, है ना। तो मुझे लगता है कि आयुर्वेद में लिखी हुई कोई बात गलत बिल्कुल नहीं है। तो हम अगर निदान परिवर्जन के साथ थोड़ा सा इसमें नजरिया रखें, और जितना भी हम उसमें विविध दृष्टिकोण से देखकर अपना कर सके वो सारी अगर हम औषध योजना करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और प्रकृति इसमें ध्यान में रखनी ही चाहिए, जैसे लवणेन कफमंती, है ना। तो लवण के साथ भी हरी तकी दे सकते हैं जहां आपको कफ का प्रकोप ज्यादा है। पित्तम हंति स शर्करा, अगर पित्त आपको ज्यादा लग रहा है तो हरी तकी शर्करा मानी धागा मिश्री, और उसके साथ आप उसको दिया जा सकता है। और आपको लगता है कि वात पित्त कफ तीनों का मिश्रण लग रहा है ना, तो आप इसको घृत के साथ मिला के सर्व रोगान, है ना, गुणान्विता। तो घी वायु के लिए है, सर्व दोष के लिए वहां गुड़ दिया है। तो देखिए चरक संहिता सूत्र स्थान में एक श्लोक है, सर्वा ही चेष्टा वातेन स प्राणिनाम प्राणः स्मृतः, है ना। कहते कोई भी गड़बड़ जाला हुआ, है ना, कुछ भी जो नहीं होना चाहिए वो हुआ, चाहे अम्ल पित्त हुआ चाहे संधिवात हुआ, कुछ भी हुआ जो नहीं होना चाहिए था, कौन रिस्पॉन्सिबल, वायु इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, है ना। जो हम शारंगकर का हमारे सभी आयुर्वेदज्ञ का प्रिय श्लोक है, कफमंती पितमंती, है ना, जो सॉरी कफम पंगु पितम पंगु पंगवो मलदातव वायुना यत्र नियंत्रे तत्र गच्छति वेगवत, है ना। कि कहीं ना कहीं वायु ही पित्त और कफ को अपनी जगह से उखाड़ देता है और आगे कहीं उसको विशिएशन के रूप में प्रकोपित रूप में लाता है। तो इस तरीके से अगर हम सोचते हैं तो मुझे लगता है घी गुड़ हरितकी हर एक जगह एप्लीकेबल हो सकती है ना। कि वायु तो है ही है, कोई भी रोग हुआ है, और उसमें सर्व दोष के अनुसार अगर देखें तो
वहाँ गुड़, घी और हरी तकी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। और वैसे भी कदाचित कुप्यते माता न उदरस्था हरी तकी, कहते माँ भी शायद गुस्सा कर दे, हरी तकी तो पेट में जाके गुस्सा नहीं करती, यानी हमेशा मम्मा की तरह, माँ की तरह अच्छे अच्छे काम ही परफॉर्म करती है, बहुत अच्छा रहता है ना। तो हम इस तरीके से भी इसको सोच सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं। और कोई अगर क्वेश्चन है तो आप, हाँ उज्ज्वला जी पूछिए बेटा। मैडम मुझे अश्मरी के बारे में बोलना था, जैसे डॉक्टर सुधा ने क्वेश्चन किया था ना, बताइए। हाँ तो अश्मरी तो कभी कफ के बिना होती ही नहीं है, कोई भी अश्मरी है। तो जब भी हम पेशेंट आता है तो उसका हमें पूरा हिस्ट्री लेके ही वो आहार विहार जो कुछ भी है, अध्यशन है या फिर अजीर्णाशन है, अभी के पेशेंट तो वही करते हैं, पूरा दिन बैठे रहते हैं। इसकी वजह से ही अश्मरी होती है और उसका फिर क्लेद हो जाता है। और भी इसके लिए वो जो हमारे वृक्क पे उसमें वो दिखाई देती है, या फिर जो पित्ताश्मरी है वो भी बाइल बाइल जो मैं मॉडर्न के हिसाब से बोलूंगी मैम थोड़ा सा, क्योंकि जो पित्ताशय रहता है वहां पे भी जो फैट जम जाता है ना, स्लज बोलते हैं उसको, तो वो रुक्ष होके फिर वहां पे अश्मरी का फॉर्म होता है। तो वहां पे सेम कफकर आहार जहाँ पे है वो ढूंढना है हमें, और पेशेंट का कफकर आहार विहार बंद करना है और उसके मेडिसिन देना है और हेतु बंद करना है। और उसको साथ में आहार में जो कुल्थी बोला है और यव बोला है, दोनों भी हम अश्मरी में यूज कर सकते हैं। तो जहाँ पे हमें पेशेंट बोलते हैं कि हमें एसिडिटी है, अम्ल पित्त है, पित्त का ज्यादा हमें जहाँ पे अनुबंध ज्यादा दिखता है वहां पे हम यव का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि शीत है, रुक्ष है और अपतर्पण करती है। और दूसरी जगह हम जहाँ पे फिर कुल्थी का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे पित्त का अनुबंध नहीं है, पित्त का अनुबंध नहीं है वहां पे, तो कुल्थी उनके खाने में रखनी ही है। ऐसे हमें आहार्य द्रव्य उनको कंटिन्यू देना ही है खाने में। तो ये हम आहार द्रव्य और उनका निदान परिवर्जन तो करना ही है, ऐसे हम चिकित्सा कर सकते हैं। धान्य जल उनको दे सकते हैं, जो कुछ भी जो आहार द्रव्य जल्दी साथ में हो जाते हैं ना, तो ज्यादा देर तक हम उन्हें मेडिसिन भी ज्यादा नहीं दे सकते, तो पेशेंट को बाद में धान्य जल पे भी डाल सकते हो और निदान परिवर्जन करना है। ऐसे मुझे बोलना था कि यवा और कुल्थी का प्रयोग करना ही है आहार में। बिल्कुल डॉक्टर उज्ज्वला, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया और बहुत सारे चिकित्सक को अच्छी तरह ध्यान में भी आ गया होगा कि हम लोलिम्ब राज के अनुसार पथ्य सती गदा तस्यम किम औषधि सेवनेहि और पथ्य असती गदा तस्यम किम औषधि सेवनेहि, मानी अगर पथ्य व्यवस्था अच्छी करे और उसके अनुसार अगर निर्णय लेते हैं तो ये बहुत अच्छा है। मेरे स्टूडेंट्स जो है वो तो हमेशा जानते ही हैं। तो मैंने आजकल पेशेंट्स को एक बात कहनी शुरू की है, आपको अच्छी लगे तो आप भी बताइए कि आपको क्या औषध बंद करनी है। जैसे लगातार हाइपोथायरॉयडिज्म की औषध, लगातार हाई ब्लड प्रेशर की औषध, लगातार है ना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई औषध जियो तब तक औषध खाइए, है ना। तो इसमें निदान परिवर्जन करके साइंटिफिक वे से हम धीरे धीरे उसका डोज कम करवा के, है ना, हो सके तो संशोधन का, अगर हमारे पास पंचकर्म का मौका रहता है तो संशोधन भी बहुत सारे व्यक्तियों में ठीक रहता है, अगर उनके वयतः, है ना, और उनके दोषतः उनकी योग्य अयोग्य ठीक है ना, योग्य है अगर, अयोग्य नहीं है अगर, तो हम वहां भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। और मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसे किया कि अच्छा आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की ये थायरोक्सिन छुड़वानी है, आप बंद करना चाहते हो, हाँ हाँ बिल्कुल चाहते हैं, बहुत सारे पेशेंट हाँ बोलते हैं और हम उनका प्राकृतिक ढंग से अपने आयुर्वेदिक उससे ही वहाँ करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार के माध्यम से, क्योंकि भारत के लोगों की परहेज को लेकर इमेज अच्छी नहीं है, और जो आयुर्वेद का तो कुछ नहीं बिगाड़ती बेटा, मगर व्यक्ति अपना ही जीवन कहीं ना कहीं कष्टमयी बना लेता है। यानी पथ्य उनके अपने लिए अच्छे हैं और उनको मन से स्वीकार करना चाहिए, ऐसा मैं काउंसलिंग करती हूँ पेशेंट की, है ना। तो बहुत ही अच्छा उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। डॉक्टर सोनम, आपको कुछ पूछना है बेटा, अनम्यूट करके पूछिए। नमस्कार मैम। मैम मैं यहाँ पे अपना थोड़ा सा व्यू शेयर करना चाहूंगी। जी बेटा बताइए। मैम इसमें जैसे हम कोई भी डिजीज का वो करते हैं तो हम जैसे हितेन वाजा सर है मैम अहमदाबाद में,
तो शायद आप जानते भी होंगे, सुरानी सर हैं राजकोट से, तो वो उनके मतलब शिष्य हैं। तो उनको हम जैसे मतलब सीखते हैं सर से। तो मैम हर एक डिजीज में मतलब जो हम कर रहे हैं और उसमें रिजल्ट मिल रहा है, वो कोई भी जो डिजीज है तो उसमें हम अगर हम अजीर्ण और उदावरत के हिसाब से अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मतलब जब भी हमारे पास अमाजीर्ण का यानी हाइपोथायरॉयडिज्म का या उच्च रक्तचाप का कोई भी पेशेंट आता है ना मैम, उसमें अगर पहले हम अजीर्ण को ठीक करके पहले हम अजीर्ण को ध्यान में रखें ना, तो बहुत अच्छा रहता है। जो मतलब जो दवावाद चल रहा है ना कि भाई ग्रंथि है तो सीधा हम काचना गुरु डाल दें, या अश्मरी है तो हम तृणपंच मूलक्वाथ और गोक्षुर चूर्ण दे दें, उसके बजाय पहले हम अजीर्ण को ध्यान में रख के और उसके बाद जो भी समूर्छना बनी हुई है उसके हिसाब से अगर हम करते हैं तो मैम इसमें बहुत ही अच्छा रहता है। और एक जो सेंधा नमक का जो डिस्कशन हो रहा था, तो उसके लिए भी मतलब रेफरेंस मुझे अभी ध्यान नहीं है, बट जो कच्चा नमक यानी कभी भी हमें कच्चा नमक नहीं लेना चाहिए। तो वो स्किन की जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है आजकल, वो मेनली जो कच्चा नमक लोग खा रहे हैं ना ज्यादा, इस वजह से हो रही है मैम। तो ये चीज मुझे शेयर करनी थी। जैसे आपने हरितकी का बताया, हम मोस्टली मतलब हर पेशेंट में मैम हरितकी तो देते ही देते हैं। जो भी अजीर्ण की औषध है उसके साथ में हरितकी मतलब प्रॉपर अनुलोमन और जो भी रिस्पेक्टिव अजीर्ण है उसकी चिकित्सा करके अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अश्मरी के जो रिकरेंट अश्मरी हो रही है वो भी मैम आमाजीर्ण और पीसीओडी में भी, इनमें सब में मैम आमाजीर्ण का ट्रीटमेंट करके और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा आपने ध्यान इंगित किया। रोगाः सर्वेपि मंदेग्नो, है ना। अग्नि मंद से तो सारे रोग होते ही है, और हमारे आचार्यों ने कहीं न कहीं अग्नि दीपन की ये बातें प्रत्येक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में बहुत सारों में जैसे दीपन पाचन से ही शुरुआत की है। और ये हितेन वाजा सर का लेक्चर भी अपने यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। सर को भी हमने आमंत्रित किया था और हम शुक्रगुजार हैं कि वो आए और उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान का पूरा अवगाहन करवा दिया था। और बहुत ही अच्छा लेक्चर रहा था उनका। और सही में सर ने बहुत सारे अच्छे अच्छे शिष्य तैयार किए हैं। पूरी ब्रिगेड है जिसमें मेरे कुछ स्टूडेंट्स डॉक्टर सीमा पांडे और उनके हस्बैंड डॉक्टर विवेक जी, उनके माध्यम से वो हमारे संपर्क में आए और मैंने फिर उनको आमंत्रित किया था अपनी व्याख्यानमाला के लिए, और उन्होंने तुरंत अपनी अनुमति दी और बिजी शेड्यूल में भी वो आकर हमें बहुत अच्छा सिखाए। तो हम उनके धन्यवादी हैं। और आपने डॉक्टर सोनम अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर किया, तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये उपयोगी रहा होगा। और आगे भी यूट्यूब पे अभी मैं अपलोड करूंगी उसको, तो उससे भी आप करेंगे। 210 से ज़्यादा बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड स्पीकर्स के लेक्चर्स उपलब्ध है। कहीं ना कहीं इस मंच का एक उद्देश्य है कि ये सीएमई व्याख्यानमाला अनेक श्रेष्ठ वैद्य निर्माण करने के लिए है, और इसके लिए अनेक स्पीकर ने अपना योगदान समर्पित भाव से किया है। उन सब के सामने मैं नतमस्तक हूँ। और हम कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आयुर्वेद भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित हो। और वो जब घोषित हो तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे श्रेष्ठ वैद्य ऑलरेडी इस काम को संभालने के लिए तैयार मिले, और भारत के लोगों की पहली चॉइस आयुर्वेद हो। और कहीं ना कहीं वो हमेशा पहले आयुर्वेद के बारे में ही सॉल्यूशन के रूप में कहीं ना कहीं एक अच्छा विकल्प पाए। तो मुझे लगता है कि इस व्याख्यानमाला से जो हम चाहते हैं कि हमारा स्कॉलर, हमारा स्टूडेंट कहीं ना कहीं जॉब सीकर ना हो, जॉब प्रोवाइडर हो, है ना। कि नौकरी ढूंढे नहीं, नौकरी मांगे नहीं, नौकरी दूसरों को देने वाला हो। तो मुझे लगता है कि आज बहुत सारे नए लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मयूरी निगम का भी मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अलग से अपने ग्रुप्स में इसको शेयर किया, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है। तो सभी का हार्दिक धन्यवाद, सभी का वेलकम। और इस लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लेक्चर के हमारे स्पीकर डॉक्टर रितेश जी NIA पंचकुला से, आपने आज हमें बहुत अच्छा उद्बोधन दिया। और मैं समझती हूँ कि क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारी ये CME चल रही है
मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये उपयोगी हो रही है, होगी, और हम मिलके आयुर्वेद के अच्छे दिन लाएंगे। सभी का और आज के स्पीकर का विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर रितेश जी आप एक और भी लेक्चर इमरजेंसी वाला भी तैयार रखें, तो मैं फिर आपसे फ़ोन पर बात करती हूँ कि आप इसी तरीके से हमें ज्ञान यज्ञ में आहुति देती रहे और बहुत सारे लोग उससे लाभान्वित होते रहे। आज के लेक्चर्स को ज्वाइन करने के लिए सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अंत में मैं शांति मंत्र बोलूँगी, आप सभी म्यूट रखकर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ आज के स्पीकर डॉक्टर रितेश जी का और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. बहुत बहुत I'm धन्यवाद grateful बेटा। for this opportunity. Thank you so much. जी जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आप जैसे For स्पीकर के कारण ही चल रहा है, वरना कब से है ना दिक्कत आ जाती। मगर all अच्छे स्पीकर मिल रहे हैं हमें। जी सब आपके गाइडेंस, आपका आशीर्वाद मैम। नहीं, भगवान धन्वंतरी और चरक का आशीर्वाद देता है ना। बहुत बहुत मैम धन्यवाद बेटा। आपका गाइडेंस हमें बहुत